हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी, तो उसके हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। तो आज के हम क्लास में 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, यानी फोर्थ वाला। HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। LCM 306 और 657 का आपको ज्ञात करना है। जो LCM ज्ञात करना है वो आपको इस HCF की मदद से ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमको एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। उस फार्मूले की मदद से हम इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखिए, हमको जो पहले दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमको दिया क्या गया है, पहली संख्या हमको दी गई है तो पहली संख्या हमको दी गई है तो पहली संख्या 306। दूसरी संख्या हमको दी गई है तो दूसरी संख्या हमको दी गई है 657। और हमको HCF यानी कि मासा दिया हुआ है 9। और हमको LCM फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमको फार्मूला ये वाला याद रखना है। तो फार्मूला हमारा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो देखो, यहां पे हमको क्या करना है, LCM निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि LCM के लिए फार्मूला हम बना लेते हैं, तो जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हम LCM के लिए अगर फार्मूला बनाते हैं तो देखो हमारा क्या बन जाता है, LCM इज इक्वल टू के बाद क्या है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो हम निकाल रहे हैं LCM। तो LCM के साथ HCF गुणे में है, इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ये आपका हो गया बटे में। तो ये हमारा LCM के लिए फार्मूला बन गया। अब इसी पे हमको रख देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो LCM इज इक्वल टू, तो पहली संख्या हमारी है 306, दूसरी संख्या है 657 और उसके बाद HCF यानी मासा हमारा है 9। तो अब हम 9 बटे में है तो इसको हमको डिवाइड करना है, काटना है। तो देखिए किससे कट जाएगा, तो हम 9 से भी ये कट जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, 3 से पहले चेक कर लेना है, या आप 9 से भी काट सकते हैं। तो देखो, 3 का रूल आपको हम बता चुके हैं। क्या होता है, अगर संख्या के अंकों को हम जोड़ लें, यानी कि 3, 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो अतः यह पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये 0 यहां उतर गया, और 3 दूना 6। तो हमारा बचा 102 गुणे में 657 बटे में 3। तो फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो 3 एकम 3 हो गया, 3 त्रिका 9, एक हासिल बचा और 2 उतार लेंगे तो हमारा 12 बन जाएगा। तो 3 चौक 12। तो यहां पे आ गया 34 गुणे में आ गया 657।
तो इज इक्वल टू, अब इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर लेते हैं 657 का 34 में मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 4 सत्ते 28 हो गया, 4 पंचे 20, 2 22, 2 हासिल आया, 4 छंग 24 और 2 हो गया 26, 3 सत्ते 21 हुआ, 3 पचे 15, 2 17 हुआ, 3 छंग 18, 1 19 हुआ। अब इसको जोड़ लेंगे तो 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12 और 1 1 2। तो ये हमारा गुणा करने पे आ गया 22 338। तो ये हमारा LCM आ गया और यही आपका आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n यहाँ पे है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो देखिए, आपको एक रूल पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसका गुणनखंड करें, वहां पे हमको 2 और 5 मिल जाए। अगर उसका गुणनखंड हमको 2 और 5 मिल जाएगा तब वह संख्या हमारी 0 पर समाप्त होगी। तो आइए यहां पे हमको सिर्फ लिख देना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसका एक गुणनखंड या भाज्य गुणनखंड आप बोल सकते हैं, जिसका गुणनखंड 2 into 5 हो। कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसका एक गुणनखंड 2 into 5 हो। अब हम देखते हैं कि जो संख्या हमको 6 की पावर n दी गई है, अगर उसका हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या आता है। तो देखिए, 6 की पावर n का गुणनखंड, तो 6 की पावर n का जो गुणनखंड हम निकालेंगे तो हमको देखो क्या करना है, 6 का करेंगे तो 6 into 2 और पावर n है। तो देखिए 6 की पावर n का जो गुणनखंड मिला वो 3 into 2 के रूप में मिला। तो रूल हम ऊपर पढ़ चुके कि अगर वह संख्या का गुणनखंड 2 into 5 होगा तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो देखिए क्या लिखेंगे, 6 की पावर n का गुणनखंड 3 into 2 पर पावर n है, अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यही आपको इतना लिखना था, कुछ सॉल्व नहीं करना था। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 into 13 plus 13 और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आपसे ये पूछा है, ये दोनों भाज्य तो हैं लेकिन भाज्य क्यों हैं। तो आपको रूल पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या भाज्य तभी होती है जब उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, यानी प्राइम फैक्टर अगर उसका हम निकाल लें तब वह संख्या भाज्य कहलाती है। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं कि नहीं। देखिए अगर प्लस यहां पे ना होता और यहां पे ना होता
तो हर जगह गुणा का चिन्ह होता, तो वैसे भी ये फैक्टर में होती, लेकिन प्लस की वजह से यहाँ पे हम इसको अभी कह नहीं सकते कि ये भाज्य है कि नहीं है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो हम क्या करते हैं, इसमें और इसमें हम देख रहे हैं कि 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 7 और यहाँ पे बच गया 11 प्लस, तो 13 यहाँ पे पूरा पूरा कॉमन हो गया। जब पूरा पूरा कॉमन हो जाता है तो क्या बचता है 1। और अब यहाँ पे और यहाँ पे हमको कॉमन देखना है, तो इन दोनों में हमको 5 दोनों में दिख रहा है, तो ये हो गया कॉमन। तो क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 1 तो कोई मतलब नहीं है तो उसको हम नहीं लिखते, प्लस, और यहाँ पे पूरा कॉमन हो गया 5, तो 1 बच गया, तो ये आपका आ गया। अब ये 13 आ गया, इसका दोनों का गुणा कर लेंगे तो 11 सते 77, ये आ गया प्लस 1, ये आ गया 5। इन सब का मल्टीप्लाई आपको कर लेना है। तो देखिए 7 छंग 42 हो गया, फिर 4 तिहाई 12, 12 दूना हो गया 24। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको कर लेना है। तो देखिए 4 दूना 8, 4 चौक 16, 2 दूना 4 और 2 चौक 8 हो गया। जोड़ लीजिए 8 हो गया, 6 4 10 हो गया और 8 1 9 1 10 हो गया। तो ये हमारा कितना आ गया 1008। तो 1008 आपका आ गया। तो फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं है, देखते हैं। 7 छंग 42 ये हो गया, फिर 4 3 12 दूनी 24 हो गया। तो इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूना 8, 4 चौक 16 हो गया, 2 दूना 4 और 2 चौक 8, ये 8 हो गया, 6 4 10 हो गया, 8 1 9 10। तो ये आपका आ गया। तो अब इसको हम देखते हैं 13 और इसको जोड़ लेंगे तो ये 78 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका प्लस 1 यहाँ पे बचा हुआ है तो इसको भी लिख लेंगे। तो देखिए तो ये 5 हो गया, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 1009 हो जाएगा। तो अगर अब इसको हम देखते हैं दोनों नंबर्स को, ये फैक्टर के रूप में आ गए, ये आप देख रहे हैं। तो जब इन नंबर्स को हम फैक्टर के रूप में व्यक्त कर दिए तब ये संख्याएं क्या हो गई, भाज्य संख्याएं हो गई। यही आपको हम बताए, तो यही कारण दे देना है। तो लिखेंगे इन संख्याओं को अभाज्य, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसलिए यह संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो यही आपको लिखना था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिया है, तो देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, काफी लंबा सेंटेंस लिखा है, लेकिन अगर इसको हम समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इन मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए को दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए एक वृत्ताकार पथ है, इसका चक्कर लगा रहे हैं, तो यहां पर सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और जबकि रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। तो मान लीजिए यहां से दोनों स्टार्ट किए चलना, यहां से चलना स्टार्ट किए तो ऐसे चक्कर ये लगा रहे हैं दोनों, तो हो सकता है कि यहां पर वो मिलते हैं, फिर से चलना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है फिर कहीं यहां मिले कुछ समय बाद। तो इसी तरह अगर वो दौड़ते रहेंगे तो किसी न किसी टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन हमको करना क्या है कि वो पहली बार कब मिलते हैं, यानी कितने टाइम के बाद मिलते हैं। तो पहली बार का मतलब न्यूनतम का सेंस यहां पे निकल रहा है, तो न्यूनतम का सेंस अगर कहीं पे निकलता है तो हमेशा उसका हम एलसीएम निकालते हैं, और अगर अधिकतम का सेंस मिलता है तो वहां पे हमेशा हम एचसीएफ निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे और जो आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा। तो देखिए 18 और 12 का एलसीएम आपको निकालना। तो क्या करना है, आपको फैक्टर निकालना है 18 का, तो कहीं ऐसे निकाल लेना बगल। तो 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, तो हमारा आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 एक ही बार आया है, 3 2 बार आया है आपका, तो उसकी घात हो गई 2। अब 12 का निकाल लेते हैं। तो 12 का इस तरह निकालेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो ये क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए 2 2 बार आया है, नहीं 2 बार आया है, तो घात 2 हो गई और यहां पे 3। अब इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम। तो पिछले क्लास में आपको हम एलसीएम निकालना सिखाए थे। करना क्या होता है, जो संख्या दोनों में हो, जो संख्या दोनों में है उसे आपको देखना है पहले। तो देखो ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो एलसीएम में हमेशा जो सबसे बड़ी घात होती है वो लिखी जाती है, और एचसीएफ में जो सबसे छोटी घात होती है वो लिखी जाती है। तो इन दोनों में सबसे बड़ी घात आ रही है 2 पे घात 2 की, तो ये लिख लिए। फिर 3 देख रहे हो दोनों में है, तो इनमें भी जो सबसे बड़ी घात होगी वही आपको लिखना है, ये हो गया। बाकी कुछ बच नहीं रहा है, अगर कुछ बचता है तो एलसीएम में वो भी लिख दिया जाता है। तो मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 4, ये हो गया 9, और गुणा कर लोगे इसका तो ये आ जाएगा 36। तो इनका जो एलसीएम आ गया वो आ गया आपका 36। तो जब एलसीएम आ गया तो अब हमको आंसर क्या लिखना है, तो देखिए ये इसका हम आंसर लिखते हैं। तो लिखेंगे क्या कि सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद पुनः मिलेंगे।
तो ये आपका आंसर हो गया। तो जो आपकी प्रश्नावली 1.1 थी वो आज समाप्त हो गई। अब अगली क्लास में हम अगली प्रश्नावली देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।